हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे रोटेशनल मोशन। जैसा कि पहले हम 8 पार्ट तक इसका अपलोड कर चुके हैं, ये आपका 9th पार्ट है। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम फिर देखेंगे रोटेशन मोशन का कुछ बेसिक प्रॉब्लम। और ये आपका है जेईई एडवांस 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब बेसिकली अब हम आ रहे हैं पूरा का पूरा मैकेनिक्स पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन के बाद फिर हम आएंगे एसएचएम। ये आपका रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन के बाद हम आ जाएंगे एसएचएम। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे कॉलिजन। उसके बाद आपका आ जाएगा कॉलिजन। उसके बाद फिर हम देख लेंगे सीओएम, सेंटर ऑफ मास। फिर आपका आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। उसके बाद फिर फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ये सब सारा बेसिक प्रॉब्लम। एक और है आपका जो कि बहुत ग्रेविटेशन, रोटेशन के बाद एक ग्रेविटेशन। तो यही सारा अभी आपका बचा हुआ है 11th पार्ट का टॉपिक में, ये सारा मैकेनिक्स पार्ट। और यहीं से आपका प्रॉब्लम, जितना भी प्रॉब्लम है मैकेनिक्स पार्ट का, इसी पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे जाएंगे। सेंटर ऑफ मास हो, ग्रेविटेशन हो, कोलिजन हो, एसएचएम हो, रोटेशन हो, ये सारे बेसिक चैप्टर से हम मतलब एक एक करके हम सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखेंगे। फिर हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का, जिसमें हम बहुत सारे कवर कर चुके हैं, जैसा कि ये आपका रोटेशन कवर कर चुके हैं, एसएचएम कवर कर चुके हैं। अब आपका बचा है एक कॉलिजन, सीओएम, सेंटर ऑफ मास, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन। यानी अब ज्यादा नहीं, 3-4 चैप्टर है। और मैकेनिक्स पार्ट पे ये जो आपका सीरीज है जनवरी से फेब तक, यानी इसी मंथ में हम इस सारे को कवर कर लेंगे। तो इसका करीब करीब 15 पार्ट तक तो आएगा ही आएगा होपफुली। अभी तो 10 के आसपास हम पहुंचे। ये 8th पार्ट है, ये 9th पार्ट है। ऐसे भी 5 और पार्ट आने वाले, क्योंकि रोटेशनल मोशन से पर्टिकुलर बहुत सारा क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, एटलीस्ट 1 और एट मोर 3। तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो इससे बेसिकली पूछा जाता है। बाकी हम फिर आएंगे, चाहे एसएचएम हो, कॉलिजन हो। एसएचएम हालांकि हम पहले देख लिए। फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आईआईटी का क्वेश्चन से आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कि जितना सारा कंसेप्ट करीब करीब हम इसमें 2000 से 3000 के बीच में प्रॉब्लम हम इसमें किए हैं, सिर्फ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब कि 2000 से 3000 क्वेश्चन जो कि अभी जेई में पूछा गया है, सारे को हम इसमें कवर किए हैं। तो 1-2 प्रॉब्लम नहीं है जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। 2000 से 3000 क्वेश्चन इसमें हम करवाए हैं, और कुछ बचा हुआ है। उसके बाद हम आपको बुक बोले थे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, इसका करेंगे। उसके बाद डीसी पांडे। इतना प्रॉब्लम अगर आप बना लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगा। और अगर दिक्कत होगा तो बाकी और सारे प्रॉब्लम, पर्सनली बहुत सारे कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन करेंगे, जिससे होपफुली आपका इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में, यानी जनवरी टू फेब में, आपका ये सारा मैकेनिक्स पार्ट पे कमांड हो जाएगा। जब हम फिर बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें भी इक्वेशन बनाना रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें थोड़ा सा मैथ का भी यूज है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसको भी हम कवर करेंगे। फिर एक आ जाएगा आपका प्रोजेक्टाइल। तो इसको कवर करते हुए हम सारे मैकेनिक्स पार्ट, और रही बात 12th पार्ट की, तो 12th पार्ट तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं, और उसको फिर से रिव्यू करेंगे। रिव्यू भी हम करेंगे। तो रिव्यू जब हम करेंगे इतना सारे प्रॉब्लम का, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स भी एक बेसिकली कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम फोकस कर रहे हैं। सिर्फ हमको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, हमको सिर्फ कंसेप्ट, क्योंकि आईआईटी जेईई में प्रॉब्लम कम होते हैं, 1-2 प्रॉब्लम हम एक लेक्चर में लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। जैसे इसमें हम बात करेंगे, है तो ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन, लेकिन इसमें आपको सीओएम, सेंटर ऑफ मास, जैसा कि प्रीवियस हम बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं पर्टिकुलर रोटेशन में, तो उसमें हम सेंटर ऑफ मास का भी यूज किए हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट हम कभी कभी यूज कर लेते हैं। बहुत सारा, जैसे बहुत सारा कंसेप्ट मिक्स करके एक प्रॉब्लम। अब आईआईटी क्या किया है, 2-3
चैप्टर का कंसेप्ट को मिक्स करके एक प्रॉब्लम क्रिएट अप किया जाता है। तो अब कंसेप्चुअली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। सिर्फ क्वेश्चन बेसिक जो बुक है उसका प्रॉब्लम लगाने से आपका काम नहीं चलने वाला है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम सारे पी बाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आए हैं, और ये अगर आपको कवर हो जाता है तो एक बेसिक क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप का कंसेप्ट रहता है। कंसेप्चुअली आप अगर स्ट्रांग हैं और इतने सारे प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो फुल्ली आप कोई भी बुक अगर लगा रहे हैं तो आपसे आराम से बन जाएगा। तो आइए जनवरी से फरवरी में हम सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करने वाले हैं, मैकेनिक्स पार्ट। तो जिनका भी मैकेनिक्स पार्ट वीक है, चाहे वो जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं या पर्सनली जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हम क्या क्या देखे थे ये भी मैं आपको बता दूं। कैपेसिटर यानी 12th पार्ट का जितना भी टॉपिक है उसको हम एक एक करके इसमें डील कर चुके हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें, ताकि 12th का एग्जाम भी होने वाला है, 12th का बोर्ड भी अब आने वाला है, और 12th ज्यादा मतलब 11th पार्ट से ज्यादा वेटेज आपका 55% वेटेज, जो कि आपका 12th पार्ट अकेले 55% वेटेज को कवर करता है, और इसीलिए हम उसको पहले कवर कर लिए ताकि आपका क्लियर हो जाए। हालांकि 11th 12th में कोई ज्यादा रिलेशन है नहीं, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर जैसे कि आपका कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैट, ये सब जितना भी बेसिक चैप्टर है इसको हम कवर करते हुए हम किए हैं। इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे चैप्टर, चाहे वो ईएमआई हो, ईएमआई तो हम करीब 15 to 16 लेक्चर पर्सनली हम ईएमआई पे लिए हैं। ईएमआई फुल मैग्नेटिज्म, क्योंकि अगर मैकेनिक्स आपका कवर हो जाएगा तो ये सब बहुत बेसिक चैप्टर है, और इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, ईएमआई हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो, फुल मैग्नेटिज्म का तो एक एक प्रॉब्लम, प्रीवियस ईयर का एक एक प्रॉब्लम हम इसमें सॉल्व किए थे, चाहे वो 16 में पूछा हो, 17 में पूछा, सारे को कवर किए हैं। तो इतना सारा अगर प्रॉब्लम करते हैं, और इसमें हम कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का पार्ट 2 आप ले लीजिएगा, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, तो इसका हम सारे, चाहे वो कैपेसिटर हो, इलेक्ट्रोस्टैट हो, करंट हो, सारे प्रॉब्लम आपको पर्सनली कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में ही, यानी एस सी वर्मा का ये जो बुक है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम मिल जाएंगे आपको, चाहे उसका पार्ट ए, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, चाहे एक्सरसाइज में जितना भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो आप ले लीजिए उसके एग्जाम्पल में जितना प्रॉब्लम हो, इतना सारे प्रॉब्लम को अगर आप कवर कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर को कवर कर लेते हैं, और लास्ट में हम फिर कह रहे हैं कि हम डीसी पांडे करवा देंगे, आपका डीसी पांडे हम करवा देंगे, और भी अगर आपके पास कोई बुक हो तो बताइएगा, हम उसको भी कवर कर लेंगे, क्योंकि पहले हम प्रीवियस ईयर कर लें, कम से कम एक बेसिक स्टैंडर्ड आपको मिल जाएगी किस टाइप का कंसेप्ट आपको एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम एक एक करके सारे प्रॉब्लम करेंगे, जितना प्रॉब्लम आप कीजिएगा, लास्ट में वही होता है प्रैक्टिस की 2 आइडेंटिकल लेटर, जो कि आपको दिया हुआ है, 2 आइडेंटिकल लेटर each of mass capital M, 2 identical ladder each of mass capital M, तो इन दोनों का मास आपको कैपिटल M दे दिया हुआ है, and length that is L are resting on the rough horizontal surface, तो इसको हम किस पे रखे हैं, रफ हॉरिजेंटल सरफेस, a block of mass small m is hang from the point P, this is the point P, so a block of mass small m, तो यहां से एक हैंग किया गया है मास, वो है आपका इस टाइप से स्मॉल ऑब्जेक्ट, जिसका मास आपको दे दिया हुआ है स्मॉल m, hangs from the point P, if the system is in equilibrium find the magnitude and direction of the फ्रिक्शन फोर्स, तो आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो बहुत ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। क्या लिया गया है, 2 लेडर है, दोनों का मास आपको दे दिया हुआ है कि दोनों का मास आपको कैपिटल M है,
और इससे एक छोटा सा मास जो कि क्या सस्पेंड किए गए हैं, यानी हैंग किया गया है, सस्पेंड किया गया है यहाँ से, उसका मास आपको दे दिया हुआ है। किसका मास आपको क्या है, mg है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसमें ऐसा समझिए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, दोनों का लेंथ भी आपको दे दिया हुआ है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2005 में 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, तो ये इधर mg लगाएगा, तो इसका मास कैपिटल M है, तो नीचे लगेगा तो क्या लगेगा, कैपिटल mg। इसका सेंटर ऑफ मास लेंथ L है, इसका सेंटर ऑफ मास इधर रहेगा और ये भी आपका लगाएगा कैपिटल M इंटू जी। तो क्या कहा गया है कि 2 आइडेंटिकल लेडर each of mass capital M length L are resting on a rough horizontal surface। तो इसको हम किस पे रखे हैं, रफ हॉरिजेंटल सरफेस पे। अब क्या है, इस जब ऑब्जेक्ट को यहां पे सस्पेंड किया गया है जिसका मास आपको स्मॉल m दिया हुआ है, तो इसके वजह से ये नीचे आएगा और ये आपको क्या कह दिया गया है कि दिस इज रफ हॉरिजेंटल सरफेस, दिस इज रफ हॉरिजेंटल सरफेस। तो ये क्या होगा, इस टाइप से ये स्लाइड करेगा, यानी ये आगे स्लाइड करेगा, ये भी आगे स्लाइड शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें mg यानी कि ये स्मॉल मास जो हैंग किया गया है, सस्पेंड किया गया है, इसके वजह से ये नीचे आएगा। इसका शिफ्टिंग यानी इसका सेंटर ऑफ मास COM नीचे शिफ्ट होगा, यानी ये क्या होगा, आगे आएगा। और ये सरफेस जो है ये आपका रफ दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा और वही फ्रिक्शन फोर्स का आपसे वैल्यू पूछा है। और आपसे कह रहा है कि इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ये सारा जो सिस्टम है, सिस्टम का मतलब कैपिटल M फिर कैपिटल M फिर स्मॉल m, ये जो है किस पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो सिस्टम आर इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी आपको बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, यानी ये जो रफ हॉरिजेंटल सरफेस है, तो ये लेडर नीचे शिफ्ट होगा। क्यों नीचे शिफ्ट होगा, क्योंकि इससे जो है हम स्मॉल mg जो मास है सस्पेंड किए, तो ये नीचे ही शिफ्ट होगा, ये आगे जाएगा। तो इस टाइप से इसका क्या हो जाएगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। और नीचे हम कौन सा सरफेस रखे हैं, रफ हॉरिजेंटल सरफेस। तो अब हम इसमें फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकालना है, यानी आपको बेसिकली फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें अगर हम यूज करते हैं थोड़ा सा टॉर्क का एप्लीकेशन है, थोड़ा सा टॉर्क का हम एप्लीकेशन यूज करेंगे और थोड़ा सा मैकेनिक्स का ये समझिए कि बेसिक का प्रॉब्लम है और इसमें रोटेशनल मोशन का सिर्फ हम टॉर्क यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, P पॉइंट से इसको हम सस्पेंड किए हैं, लेट्स दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। तो जब ये नीचे शिफ्ट होगा, ये जब नीचे आएगा, तो ये जो है लेडर ये क्या हो जाएगा, आपस में स्लाइड करेगा। इट्स स्लाइडिंग टेंडेंसी, स्लाइड करेगा, नीचे स्लाइड करेगा। क्यों, इसके मास के वजह से। स्मॉल m कैपिटल M, इसके वजह से ये आपका है, इसे कहते हैं सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ध्यान से देखिए, जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा तो क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। और इस वैसे भी इसमें एक्सटर्नल फोर्स तो कहीं लग नहीं रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो यहां पे अगर हम करें तो इसका मास क्या है, इसका मास कैपिटल mg, इसका तो फोर्स समेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन Fy दैट इज इक्वल टू, तो y डायरेक्शन में हम सिर्फ बात कर रहे हैं, सिर्फ आई ऑलवेज टाउट दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। सो अगर y एक्सिस में अगर हम फोर्स की बात करें तो F नेट यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इस पे कोई नहीं लग रहा है, यानी कि ये आपस में स्लाइड कर रहा है, ये मास की वजह से नीचे ये शिफ्ट हो रहा है, यानी इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि y डायरेक्शन में फोर्स क्या है। तो ध्यान से देखिए, ये कांटेक्ट, ये स्लाइड करेगा, तो ध्यान से देखिए यहां पे एक फोर्स लगेगा,
कौन सा फोर्स लगेगा, तो ऊपर लगेगा, सपोज डेट एन नॉर्मल। और क्योंकि सिमिलर है, दोनों का मास भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो यहां पे भी इस पोजीशन पे भी वही फोर्स लगेगा। कौन सा, नॉर्मल फोर्स। अब ये क्या होगा, ये पीछे आएगा, ये स्लाइड डाउन, इसमें भी होगा स्लाइड डाउन, ये आगे जाएगा तो ये स्लाइड करेगा, सो दिस इज स्लाइड डाउन, ये इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। जब ये आगे शिफ्ट होगा तो फ्रिक्शन इसके पीछे लगेगा, तो ये भी आगे शिफ्ट करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा। ये आगे जाने का कोशिश करेगा, mg नीचे आएगा, और ये आगे जाने का कोशिश करेगा तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। और ये आगे जाने का कोशिश करेगा टेन टू दिस वे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, सो फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द अपोज द मोशन, अपोज द रिलेटिव मोशन। तो ये आगे शिफ्ट करना चाहेगा तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो इस पे लगा इस डायरेक्शन में, इस पे लगा इस डायरेक्शन में। अब वही वैल्यू आपसे पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछा है कि आप बताइए वैल्यू और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो आपको क्लियर है कि ये लेडर आएगा तो नीचे आएगा, ऊपर जाने का तो कोई सवाल है नहीं, कि फोर्स सिर्फ वाई एक्सिस में लग रहा है, एक्स में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ऊपर लगने वाला दो फोर्स आपको दिख रहा है, यानी कि ये आपका कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, ये आपका क्या है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये भी आपका नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, तो ये भी आपका कांटेक्ट फोर्स है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम कहें इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सारा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लगेगा तो वाई डायरेक्शन में फोर्स जो लग रहा है, यहां पे लग रहा है, ये आपका नेगेटिव नीचे की तरफ लग रहा है, ये भी इसका मास सेंटर ऑफ मास यहां है तो नीचे की तरफ लगेगा फोर्स, और वो क्या लगेगा, कैपिटल mg, और ये नीचे की तरफ स्मॉल mg, और ऊपर की तरफ तो अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें तो ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स को बैलेंस करेगा, यानी कि समेशन ऑफ फोर्स y, यानी कि नेगेटिव y नीचे लग रहा है तो इसको हम लिख देते हैं y डैश, या नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ फोर्स ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस। तो एक है पॉजिटिव y एक्सिस, एक है आपका नेगेटिव y एक्सिस, कौन सा, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोनों बैलेंस रहेगा, यानी कि मोशन अगर हो रहा है इसमें तो सिर्फ इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि मोशन इन पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, या तो ये आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा, ऊपर नीचे जाने का तो कुछ सवाल है नहीं। तो ये मोशन जो भी हो रहा है वो पॉजिटिव या नेगेटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो ये अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो इसमें फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन है। तो मोशन सिर्फ एक्स एक्सिस में हो रहा है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं एक इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन इसके लिए सिर्फ हो जाएगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में कोई मोशन नहीं होगा, मोशन जो भी हो रहा है तो एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है। तो हम वाई एक्सिस को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखेंगे कि वो उधर कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी बैलेंस फोर्स है, और जब फोर्स बैलेंस होगा तो मोशन नहीं होगा। मोशन तभी होता है जब फोर्स अनबैलेंस हो, तो अनबैलेंस फोर्स के वजह से ही मोशन होगा, बैलेंस फोर्स के वजह से तो इक्विलिब्रियम बनेगा, जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी कि नीचे जो लग रहा है वो नेगेटिव वाई एक्सिस है, और ऊपर की तरफ ये आपका नॉर्मल यहां लग रहा है, एक नॉर्मल आपका यहां लग रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। सो नीचे लगने वाला फोर्स इसके वजह से कैपिटल mg, इसके वजह से भी कैपिटल mg,
इसके वजह से, इस ऑब्जेक्ट के वजह से स्मॉल mg जो कि बराबर हो जाएगा किसका, एक तो ऊपर लगने वाला है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ कैपिटल N प्लस कैपिटल N, सो यू विल गेट दिस रिजल्ट very easily, that is 2 capital mg plus small mg that is equal to 2n, so this is your equation। तो यहां से हम ले आए, ये आपका आया इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि अभी हम बात सिर्फ कर रहे थे वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब आते हैं मेन प्रॉब्लम पे जो आपसे पूछा है कि आप बताइए कि एक्स डायरेक्शन में जो इसका फ्रिक्शन का वैल्यू होगा, वही आपसे पूछ रहा है कि फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो यहां से एक आ गया। अब अगर हम बात करें फ्रिक्शन का वैल्यू हमको चाहिए, तो अब हम कौन सा दिमाग लगा सकते हैं, तो एक तो हम बहुत बेसिक सा मैकेनिक्स का लगा लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला। अब अगर हम टॉर्क की बात करें, तो टॉर्क अगर हम किसी भी पॉइंट पे ले लें, चाहे ए पे ले लें, बी पे ले लें या पी पे ले लें, किसी भी पॉइंट पे, तो वहां से एक इक्वेशन हमारा आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए फ्रिक्शन चाहिए। तो एक रिलेशन तो यहां से हमारा आ गया नॉर्मल का, तो नॉर्मल का वैल्यू यहां से हमारा क्या आ गया, 2 स्मॉल mg/2, ये आपका आ गया यहां से नॉर्मल का वैल्यू। और फ्रिक्शन होता क्या है, दैट इज म्यू इंटू एन, दिस इज फ्रिक्शन। एन का वैल्यू हमारा आ गया। अब अगर हम एक इक्वेशन कहीं और से ले आए तो हमारा काम हो जाएगा, और वो इक्वेशन अगर हम ले आए टॉर्क से, तो टॉर्क एट द पॉइंट P, किसी भी पॉइंट पे अगर हमको टॉर्क निकालना है तो एक इक्वेशन हमारा टॉर्क से आ जाएगा। सो दिस इज बेसिक कंसेप्ट जो कि इसमें हम यूज कर सकते हैं। बहुत बेसिक कंसेप्ट है रोटेशन का। एक बार हम टॉर्क वाला लगा लेते हैं, तो टॉर्क की वजह से अगर हम लगाएं, तो इसीलिए लेंथ आपको दे दिया हुआ है, तो टॉर्क अगर हम P पॉइंट पे लगा लेते हैं, सो टॉर्क एट द सेकेंड पार्ट पे पहुंचते हैं। तो ये एक बेसिक सा इक्वेशन हम ले आए इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अब हम थोड़ा टॉर्क की बात कर लेते हैं, जिसके लिए हम ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये तो कोई भी कर लेगा। अब हम अगर बात करें तो एक लेडर का थोड़ा सा हम पॉइंट अगर यहां से ड्रॉ करते हैं, तो ये पॉइंट, इसका फिगर अगर थोड़ा सा और क्लियर हम यहाँ पे शो करें, तो कुछ ऐसा है लेडर, और ये पॉइंट आपका P पॉइंट है, और यहां से एक स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसका मास mg है, उसको हम सस्पेंड किए हैं। तो कुछ ऐसा है, तो ये आपका है, सपोज दैट ये आपका थीटा है और ये भी आपका थीटा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ये आपका थीटा है और ये आपका नॉर्मल है। तो यहां से अगर हम ऐसे ड्रॉ करें और यहां से अगर इसको हम यहां से मिला दें, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। अब ध्यान से देखिए, हमको क्या निकालना है, टॉर्क एट द पॉइंट P। अगर हम P पॉइंट पे टॉर्क निकालें तो वहां से हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा, जहां नॉर्मल का वैल्यू हम सिंपली ये सुपर इंपोज कर देंगे। तो आप ऐसा समझिए, ये आपका नॉर्मल है, इधर mg है, ये आपका नॉर्मल है, और ये आपका कैपिटल M है, कैपिटल mg है, और इधर आपका क्या है, नॉर्मल फोर्स है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे अगर हम टॉर्क की बात करें, सो टॉर्क एट द पॉइंट P, अगर टॉर्क की बात करें तो सिंपल सा बात है, इधर आपका नॉर्मल लगा, और ये इसको क्या चाहेगा, ये चाहेगा इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराना, ये भी चाहेगा इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराना, ये इधर इसको मूव करवाना चाहेगा, ये भी इसको उधर ही मूव करवाना चाहेगा, क्योंकि ये भी इसको इसी डायरेक्शन में, ये भी इसको क्लॉकवाइज सेंस में मूव करवाना चाहेगा। अब ध्यान से देखिए, अब किसकी वजह से ये रुका रहेगा,
ये भी इसको क्लॉकवाइज, तो टॉर्क अगर हम इस एक लेडर पे देखें और ये जो लेडर है ये एक इस सरफेस से जुड़ा हुआ है, तो ये पीछे शिफ्ट होगा, ये पीछे शिफ्ट होगा, ये और ये आपका जो फ्रिक्शन लेस ये पीछे शिफ्ट होगा। सिंपल सा बात है, स्लाइड्स डाउन, दिस लेडर स्लाइड्स डाउन, सो दिस इज गोइंग थ्रू दिस वे। और ये अगर स्लाइड्स डाउन जाएगा तो ये पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, तो फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, सो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन लाइक दैट। अब हमको बात फ्रिक्शन की करना है। डायरेक्शन तो हम पहले क्लियर आपको कर दिए। अब अगर हम ध्यान से देखिए, ये भी इसको क्लॉकवाइज सेंस में मूव करवाना चाह रहा है, ये भी इसको क्लॉकवाइज सेंस में मूव करवाना चाह रहा है, ये भी क्लॉकवाइज सेंस में मूव करवाना चाह रहा है, लेकिन ये जो है इसको फ्रिक्शन ACW यानी एंटी क्लॉक, यानी इसको रोकने वाला फोर्स कौन सा है, सिर्फ इसको एक ही फोर्स रोक रहा है, ये फ्रिक्शन, यानी इसको नीचे आने से फ्रिक्शन ही रोक रहा है। तो अगर हम टॉर्क निकालें, टॉर्क एट द पॉइंट P, तो वहां से एक इक्वेशन हमारा आ जाएगा P पॉइंट से, तो जिस पॉइंट से होके फोर्स जाता है, तो टॉर्क का हम पहले ही बता चुके हैं कि टॉर्क जो होता है R क्रॉस F होता है। और टॉर्क जब भी, टॉर्क पे हम बहुत सारा इसलिए क्वेश्चन किए कि टॉर्क कंसेप्ट इंपोर्टेंट है, कि टॉर्क जब भी आप निकालिए और फोर्स को आगे एक्सटेंड कीजिए, पीछे एक्सटेंड कीजिए, अगर फोर्स उसी पॉइंट से होके जाता है तो क्या हो जाता है, उसका टॉर्क 0 होता है। कि टॉर्क का मतलब है कि फोर्स, टॉर्क इज सिंपली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर पॉइंट उसी पॉइंट से होके थ्रू जाता है, पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाता है, जिसकी वजह से टॉर्क 0 हो जाता है। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, mg से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो उसी पॉइंट से होके जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो mg के वजह से एट p पॉइंट पे अगर टॉर्क की बात करें कि टॉर्क ड्यू टू mg, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स तो है, फोर्स mg है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 0 हो जाता है, क्योंकि वो उसी पॉइंट से जाता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया। तो टॉर्क प्लस mg, तो ये इसको क्लॉकवाइज सेंस में मूव करवाना चाह रहा है। टॉर्क ड्यू टू कैपिटल mg, ये लेडर वाला कैपिटल mg। अब ध्यान से देखिए, अब क्योंकि दोनों सिमिलर है, इसमें जो काम होगा वही इसमें काम होगा, तो किसी एक लेडर में हम काम करके आपको दिखा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल L है, तो ये क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये आपका L/2 हो जाएगा। और ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो टोटल L, और अगर इसकी बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपका सिंपली L/2 हो जाएगा, इसका हाफ। तो ये आपका टोटल L है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, L/2। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको सिंपली आपको क्या दिख रहा है कि दोनों के बीच का आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर चाहिए तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा और ये L/2, तो ये क्या हो जाएगा, L/2 साइन थीटा। ये आपका थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ये आपका थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा। और ये आपका L/2 पता है 90 डिग्री का सामने का, और ये आपको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका L/2 साइन थीटा। यहां से आप देखिए, ये थीटा तो ये थीटा, अगर हमको ये चाहिए, ये पर्टिकुलर चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा L थीटा का सामने का, तो L साइन थीटा, और ये हो जाएगा L कॉस थीटा। तो याद रखिएगा, थीटा का जो सामने वाला साइड होता है वो L साइन थीटा हो जाता है, तो ये L साइन थीटा हो जाता है, और ये जो हो जाएगा ये L कॉस थीटा हो जाएगा। आप ले लीजिए, इसमें एक बार कॉस थीटा आप ले लीजिए, कॉस थीटा, सिंपली कॉस थीटा ले लीजिएगा। इस ट्रायंगल में आप कॉस थीटा ले लीजिए, तो कॉस थीटा ले लीजिएगा तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस, इसमें थीटा का जो सामने वाला है वो तो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है,
तो हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए, थीटा का सामने नहीं चाहिए, हमको चाहिए ये वाला। तो ये एल साइन थीटा हो जाएगा, सामने वाला हो जाता है साइन थीटा। अगर कोस थीटा आपको लेना है तो बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहां से क्या हो जाएगा, L/2। तो इसका जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L/2 cos थीटा। और यही अगर परपेंडिकुलर निकालते हैं तो L/2 साइन थीटा हो जाता है। तो थीटा का जो सामने वाला है, थीटा का जो सामने वाला है ये क्या हो जाता है, L/2 साइन थीटा। और ये वाला आपका हो जाता है L/2 cos थीटा। तो यहां से अगर आप ध्यान से निकाले, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये थीटा का सामने का है, तो थीटा का सामने का क्या बोले, L साइन थीटा। बस पुट करें तो mg की वजह से फिर क्या बचेगा आपका, नॉर्मल फोर्स। तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स दैट इज इक्वल टू, ये भी आपका क्लॉकवाइज सेंस में है, ये भी आपका क्लॉकवाइज सेंस में है। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सिर्फ इसको ये फ्रिक्शन मूव करवा रहा है। तो फ्रिक्शन यानी कि टॉर्क ड्यू टू एफ, ये आपका आ गया एक इक्वेशन जो कि हमको चाहिए था टॉर्क का, इसीलिए ये क्वेश्चन हम आपको डील करवाएं। तो नॉर्मल का वैल्यू बस हम यहां से रख लेते हैं, यही हम बाद में पुट कर लेंगे, 2 कैपिटल mg प्लस mg/2। सो दिस इज स्मॉल n का वैल्यू, ये हम उसमें लास्ट में पुट कर देंगे। तो यहां से क्या हुआ, हम टॉर्क निकाले, टॉर्क किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे हम टॉर्क निकाले। तो टॉर्क कुछ क्लॉकवाइज सेंस में था और एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में था, वो ACW, वो आपको एंटी क्लॉकवाइज था। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जिस भी पॉइंट पे आपको टॉर्क निकालना है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इधर फोर्स लग रहा है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg की वजह से 0 हो जाएगा। तो टॉर्क एट पॉइंट P डैश, तो यहां से आपका आ जाएगा टॉर्क ड्यू टू कैपिटल mg, टॉर्क ड्यू टू कैपिटल mg, सॉरी स्मॉल mg, प्लस टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल। ये सब कौन सा है, ये सारा क्लॉकवाइज सेंस में है और इसके बराबर हो जाएगा ACW टॉर्क ड्यू टू F, जो कि आपको क्लियर दिख रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। अब हम देखते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो mg की वजह से 0 क्यों सी, फोर्स तो mg है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, अगर टॉर्क निकालना हो और टॉर्क को आगे पीछे एक्सटेंड करने पे अगर उसी पॉइंट से होके जा रहा है, क्योंकि ये P ही पॉइंट से जा रहा है, इसको रोटेट तो नहीं करवाएगा ना, P पॉइंट से ही जा रहा है और उसी पॉइंट पे हम टॉर्क निकाल रहे हैं, तो फोर्स तो mg है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होने की वजह से इसका वजह 0 हो जाएगा। अब कैपिटल mg, तो इसमें कैपिटल mg है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ध्यान से देखिए, ये इधर फोर्स लग रहा है, तो इसको पीछे अगर एक्सटेंड किए तो ये कहीं इस पॉइंट पे जाएगा, और इसका ये डिस्टेंस, तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये L/2 है और ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, L/2 साइन थीटा। तो ये आपका आ जाएगा L/2 साइन थीटा। फिर हम करेंगे नॉर्मल के वजह से, तो नॉर्मल इधर लग रहा है, नॉर्मल को आगे एक्सटेंड किए तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये थीटा, ये आपका क्या है, सिंपल सा बात है, ये थीटा। तो थीटा का जो सामने वाला जो होगा तो ये L साइन थीटा, थीटा का ये सामने वाला L साइन थीटा। इसमें आप साइन थीटा लीजिएगा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा लेते हैं इसमें, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये जो आपको निकालना है P बाय हाइपोटेनस दैट इज L, सो P दैट इज इक्वल टू L साइन थीटा। ऐसे आप cos थीटा ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, cos थीटा लीजिएगा तो बेस ये यानी बेस बाय हाइपोटेनस दैट इज L, सो इसमें बेस जो हो जाएगा L cos थीटा हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, थीटा के सामने का L साइन थीटा हो जाता है। ये बहुत बेसिक सा चीज है, ये हम पहले भी बहुत बार डील किए हैं, तो बस अब डायरेक्ट हम इसमें पुट कर देते हैं। नॉर्मल की वजह से क्या हो जाएगा,
नॉर्मल इधर लगा थीटा का सामने का, तो एल साइन थीटा, सो एन इंटू एल साइन थीटा दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन के वजह से, तो फ्रिक्शन के वजह से अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन के वजह से फ्रिक्शन फोर्स एफ, निगेटिव क्यों ले लिए, क्योंकि ये सारा क्लॉकवाइज था, ये ACW एंटी क्लॉकवाइज सेंस में था, ये सब क्लॉकवाइज सेंस में इसको रोटेट करवाना चाह रहा था, बाकी ये पर्सनली ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराना चाह रहा है। सो दिस इज ACW। तो फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से अगर हम निकालें तो ये आपका हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो जाएगा, तो ये अगर L साइन थीटा है, ये अगर L साइन थीटा है तो ये भी L साइन थीटा हो जाएगा, ये थीटा का सामने तो ये भी L साइन थीटा, तो ये भी आपका हो जाएगा L साइन थीटा, तो F L साइन थीटा। बस अब इसको डील करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से हम बता देते हैं, इसके वजह से mg की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, कैपिटल M परपेंडिकुलर डिस्टेंस L बाई 2 साइन थीटा प्लस N इंटू L साइन थीटा, नॉर्मल के वजह से, तो नॉर्मल के वजह से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो थीटा के सामने का तो L साइन थीटा दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन इंटू L साइन थीटा, क्योंकि वही डिस्टेंस है। तो यहां से आपका आ जाएगा, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा, इसमें एक्चुअली में कॉस थीटा रहेगा, L कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए कॉस थीटा कैसे होगा, तो सिंपल सा बात है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो सिंपल सा बात है फोर्स इधर P ये वाला चाहिए, तो ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये अगर हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो ये इधर जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये चाहिए हमको, ये वाला नहीं चाहिए, तो ये अगर थीटा है और ये आपको निकालना है, ये इस बार हमको ये निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। इस बार हमको परपेंडिकुलर नहीं निकालना है, इस बार हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर हमको ये नहीं चाहिए, इस बार हमको चाहिए फोर्स इधर लग रहा है तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये चाहिए, ये हमको चाहिए, ये आपका साइन थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। दिस थीटा का जो सामने का होता है वो साइन थीटा और ये आपका हो गया कॉस थीटा, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, L कॉस थीटा। सो यहां पे L कॉस थीटा हो जाएगा, L कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, अब बात को समझिए, फ्रिक्शन इधर लग रहा है सो इधर लगेगा, तो ये अगर थीटा है, अगर इसको आप थीटा लिए हैं तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो हमको चाहिए क्या, ये चाहिए यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये अगर थीटा लिए तो ये आपका क्या है, तो साइन थीटा, लेकिन ये आपका क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा और ये थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो यहां से अगर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, इसमें अगर लीजिएगा तो ये थीटा तो ये भी थीटा और तो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, हमको ये चाहिए क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, ये फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना था, टॉर्क, तो ये डिस्टेंस हमको निकालना था, तो साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय L, तो यहां से क्या हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा इंटू L दैट इज P, तो ये हमको डिस्टेंस चाहिए था, तो ये डिस्टेंस हमारा निकल गया, तो ये आपका क्या आ गया, L कॉस थीटा। सो साइन थीटा और कॉस थीटा बहुत जरूरी है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन बताए हैं कि इसमें टॉर्क का एप्लीकेशन बहुत कमाल का है। अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा है, बस नॉर्मल का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, एक ही अननोन आपका बचेगा, ये अपने आप 0 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल mg L/2 साइन थीटा प्लस नॉर्मल इंटू L साइन थीटा दैट इज F इंटू L कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, L सब में कॉमन है तो L से L सब कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमको F का वैल्यू निकालना है, cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से आपका आ जाएगा mg बाई 2, यह हो जाएगा आपका साइन बाई कॉस दैट इज टेन थीटा, नॉर्मल और ये भी आपका टेन थीटा हो जाएगा,
और ये आपका हो जाएगा f का वैल्यू। अब नॉर्मल का वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, नॉर्मल का वैल्यू आपको पता है, बस नॉर्मल का वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। तो नॉर्मल का वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा टेन थीटा। अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से mg/2 प्लस एक तो स्मॉल mg कैंसिल हो गया, तो mg/2 प्लस n का वैल्यू यहाँ से हम रखेंगे, सो डेट इट 2 कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg/2। सो ये सारा 2 आ गया एक ही में, दैट इज इक्वल टू f, जो कि यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि f का आप क्या बताइए, वैल्यू बताइए।